फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कौन कौन से बुक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और कौन से बुक से ज़्यादातर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपको मैं सारा प्रूफ के साथ आज दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी बुक आपको कैसे पढ़ना है। पहले एनसीईआरटी पढ़ना है या पहले कोई और बुक का थ्योरी पढ़ के फिर एनसीईआरटी पढ़ना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी बुक से कौन कौन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था और कैसे पढ़ना है। इस सभी जानकारी आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है और जितने भी क्लास अभी तक कंप्लीट हो गया है उन सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोग टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं किसी भी क्लास के लिए तो आप लोगों के लिए क्लास अवेलेबल करा दिया गया। आप लोग ज़रूर क्लास कर लें और सभी क्लास एनसीईआरटी बेस्ड ही करवाया गया है। आप इसे ध्यान रखिएगा, जितने भी मैंने क्लास करवाया इस चैनल पर सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही करवाया है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से बुक को पढ़ना है टीआरई 4 के लिए जो आपके लिए सफिशिएंट हो। ज़्यादा पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, उतना ही मैं आपको बताऊंगा जितना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। पहला बुक है फ्रेंड्स एनसीईआरटी महेश वर्णवाल सार संग्रह की बुक आती है इनकी। ये किताब अगर आपके पास है तो आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। जीके जीएस में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और बहुत स्टूडेंट का ये क्वेरी था कि सर एनसीईआरटी अगर हम पढ़ते हैं खुद से तो मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप बताइए कैसे पढ़ें जो कि याद भी रहे और एग्ज़ाम में छूटे भी नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको पढ़ना कैसे है। इस वीडियो में मैं इसी पे फोकस किया हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक सामान्य बुक क्रॉन की आती है, क्रॉन पब्लिकेशन का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बुक को आप खरीद लीजिए। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं दिया बट इसमें शॉर्ट करके भी दिया गया जिससे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम में। जैसे कि देखिए इसमें लिखा है भारत का संविधान। भारत का संविधान से रिलेटेड इसमें थ्योरी क्लास दिया हुआ है। जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में दिया है। 5 लाइन दे दिया है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। ये हो गया। इसके बाद जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे क्रॉन बुक का, तब आप एनसीईआरटी किताब जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आप वहाँ पढ़े थ्योरी में, आप यहाँ 1 लाइनर पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। आपको बताना है कलकत्ता में की गई थी। यह प्रश्न आपको क्रॉन में भी मिल जाएगा। उसमें यह है कि थ्योरी बेस्ड दिया हुआ है जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। आप देख सकते हैं इसमें सारा प्रश्न को दिया गया है। और मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि इस बुक से ही ज़्यादातर एग्ज़ाम में प्रश्न को पूछा गया है। जैसे कि आप एक देख सकते हैं ये महेश वर्णवाल की आधुनिक भारत इतिहास चैप्टर है एनसीईआरटी का। इसमें 1 लाइनर दिया हुआ है। आपको अगर 1 लाइनर पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा क्रॉन का बुक खरीदिए और उसको पहले थ्योरी पढ़ के उसके बाद ये बुक पढ़िए, जिससे आपको याद भी रहेगा और एग्ज़ाम में प्रश्न भी नहीं छूटेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रॉन का जो थ्योरी बुक है इसमें देखिए आप। पहले मैं एनसीईआरटी का आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप पहले पढ़ लीजिए। जैसे कि दिया इसमें, व्यापार हेतु समुद्र मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो यह आपको पता है कि पुर्तगाली थे। दूसरा प्रश्न में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसमें कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। ये किए थे जमोरिन जो स्थानीय शासक थे। ये हो गया। और मैं आगे आपको बता रहा हूँ यही प्रश्न जो आप एनसीईआरटी का बुक में पढ़ेंगे, आप जब क्रॉन की किताब पढ़ेंगे उसमें इसी को थोड़ा डिटेल में दिया है। जैसे देख लीजिए यूरोपीय कंपनी का आगमन चैप्टर यहाँ पर भी है। यह क्रॉन की बुक है।
इसमें भी सेम वही चीज़ दिया, यहाँ देखिए। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट केल बंदरगाह पर उतरा। वहाँ पर हिंदू शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया। जब आप ये थ्योरी पढ़ लेंगे, जैसे यहाँ देखिए, वहाँ स्थानीय शासक जमोरी ने उनका स्वागत किया था, यहाँ पे ये दिया है। और जब ये इसी को पढ़ने के बाद जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ये वन लाइनर हो जाएगा आपका। ये कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरिन स्थानीय शासक है। यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पे दिखाया और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। जैसे जो एनसीईआरटी वन लाइनर ये बुक है महेश वर्णवाल की, इससे कितना प्रश्न एग्जाम में पूछा गया मैं आपको थोड़ा प्रूफ के साथ आगे दिखा देता हूँ, 2-4 क्वेश्चन, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि किताब आपको कैसे पढ़ना है। आगे मैं आपको पहले इसमें ये दिखा देता हूँ। देखिए 1857 की क्रांति, ये है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक है 1857 की क्रांति, इसमें दिया हुआ है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह मेरठ से हुई थी। और यही प्रश्न आगे मैं आपको क्रॉन की बुक में थ्योरी पोर्शन में आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको एग्जाम में याद भी रहेगा। जब आप वो पढ़ लेंगे फिर यह बुक पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद रहेगा। देखिए ये क्रॉन की बुक है, इसमें भी दिया है कि 1857 की क्रांति पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तत्कालिक कारण जिम्मेदार थे। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में दिया है फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पूरा 1857 की क्रांति से रिलेटेड दिया हुआ प्रश्न है। और जब आप यह पढ़ लेंगे तब आप एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की किताब जब पढ़ेंगे वन लाइनर, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और समझ भी जाइएगा। आगे चैप्टर में दिखाते हैं, ये है एनसीईआरटी की बुक सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर मैं आपको वन लाइनर प्रश्न पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और आप जब वन लाइनर जब पढ़ते हैं, अगर आपको इस तरह से याद नहीं होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको यह एनसीईआरटी डायरेक्ट याद नहीं हो रहा है, तो ही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्रॉन की पब्लिकेशन बुक जीके की आती है, आप लोग खरीद लीजिए। अगर खुद से पढ़ सकते हैं घर में तो पढ़िए और समझ के पढ़िए। अगर आप नहीं समझ के पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको क्लास एनसीईआरटी महेश वर्णवाल के पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग यह बुक नहीं खरीद सकते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं क्लास करवा ही रहा हूँ और कंप्लीट बहुत सारा सब्जेक्ट करवा भी दिया। आप लोग को समझा के मैंने पढ़ाया है। ये एनसीईआरटी बुक का चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जरूर क्लास कर सकते हैं। चलिए आगे हम दिखाते हैं क्रॉन बुक का। देखिए इसमें भी सामाजिक, धार्मिक, पुनर्जागरण, क्रॉन बुक में भी यही दिया है, इसमें भी यही दिया। प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। वहाँ पे अभी मैंने क्या बताया था कि लिखा था कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना गया? तो राजा राम मोहन राय को। यहाँ पे थ्योरी बेस्ड दिया हुआ है और वहाँ पे वन लाइनर बेस्ड दिया हुआ है। इसलिए कहता हूँ सभी आपके लिए ये दोनों बुक इम्पॉर्टेंट है और सभी प्रश्न देख सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्न। यह जो प्रश्न है कि इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो यह आंसर हो जाए ग्यूसेप मैजिनी को। देखिए यह प्रश्न भी एनसीईआरटी के ही बुक में पूछा गया है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजिनी को माना जाता है। देख लिए। और मैं आपको आगे प्रश्न दिखा देता हूं जो कि एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। ये मैं आपको बस प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि बस मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है या फिर आप नहीं पढ़े हैं, आप सही तरीके से भी पढ़ नहीं पा रहे थे। यह क्लास मेरा जो आज वीडियो में आपको करवा रहा हूँ, इसका एक ही उद्देश्य है फ्रेंड्स कि आप लोग अच्छा बुक सेलेक्ट करिए और अच्छे मटेरियल के साथ पढ़िए ताकि एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो सके। फालतू की चीज़ें मार्केट में बहुत है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बुक आपके लिए प्रीफर करना चाहिए और कौन सा बुक से आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा बुक है मार्केट में, अब बहुत सारा आपको नोट्स भी फ्री में मिल जाएगा, लेकिन
आप ऑथेंटिक बुक पढ़िए जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए यह प्रश्न भी एनसीईआरटी की ही बुक से पूछा गया है। प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1934 में हुआ था। देखिए एनसीईआरटी जो मैंने आपको जो बुक मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा था, वही बुक से यह प्रश्न भी पूछा गया। यह टीआरई 3 का प्रश्न है। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी, वर्ष 1934 में। देख लिए, यह है एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक, जो कि मैं आपको अभी बोल रहा था कि आप ये बुक जरूर खरीद के पढ़िए। अगर आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए। अगर आप नहीं बुक खरीदते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस चैनल पर इस बुक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। अभी तक ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, साइंस बायोलॉजी का कंप्लीट पूरा मैंने करवा दिया है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं क्लास को, ज़रूर क्लास कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बुक खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं क्लास करवा ही रहा हूँ और आगे भी करवाऊँगा आपके टीआरई 4 के लिए। देखिए आगे प्रश्न इसमें भी देखते हैं। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो इसका आंसर है वी राघवाचार्य। यह प्रश्न भी आपको एनसीईआरटी के बुक से ही पूछा गया है, जो कि मैं आपको अभी बोला हूँ कि यह बुक आप लेके घर में पढ़ सकते हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए। देखिए यह प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया है। यहाँ देखिए, हिंदू पत्रिका है, इसका कौन है? तो वी राघवाचार्य है। देख लिए, और आगे मैं एक दो प्रश्न और आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? उत्पादक कौन सा राज्य? यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यह प्रश्न भी एनसीईआरटी के बुक से ही पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में, कि ये दो बुक अगर आपके पास है तो आपका टीआरई 4 कोई नहीं रोक सकता है क्वालिफाई करने से। बट आप लोग सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। पढ़ना क्या है, आप ऐसा नहीं कि आप लोग खुद के लिए अच्छे से नहीं सोच पाते हैं, आप लोग को भी पता है कि आपके लिए क्या बेटर है, बट आप लोग उसमें सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कि हाँ सर ये बेस्ट है मेरे लिए। आप लोग एनालिसिस नहीं करते हैं कि कौन बुक से ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न को पूछा गया है। अगर आप अच्छे से पैटर्न को, बीपीएससी को पैटर्न को समझते हैं तो आप अच्छे से और अच्छा बुक को चूज करिए और पढ़िए। मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ कि कम पढ़िए और ऑथेंटिक पढ़िए। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं उनका टीआरई 4 100% सिलेक्शन हो जाए। और मैं दिखाता हूँ ये प्रश्न भी इसी बुक से, जो मैं बुक आपको खरीदने के लिए बोल रहा हूँ और घर में पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए कपास कहाँ कहाँ होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। ये 3 राज्य है, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। ऑप्शन में क्या दिया है? देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, यानी कि एक से अधिक है, एक ऑप्शन में तो नहीं है, इसलिए हम लोग एक से अधिक इसका आंसर बताएंगे। और मैं आपको प्रश्न 2-4 प्रश्न और बता देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ जो सर बोल रहे हैं 1 से 2 बुक पढ़ने से हमारा टीआरई 4 निकल जाएगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, अगर पीआरटी का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ये दोनों बुक आपके लिए बेटर है। पीआरटी के लिए तो ये 2 बुक रामबाण है, इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स मैं इन दोनों बुक का आप लोग को पब्लिसिटी कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से कोई पैसे नहीं आते हैं, बस आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, आप कोई और भी पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके लिए जो ज़रूरत था मैं आपको बता दिया कि यहीं से प्रश्न को पूछा जाता है। कहीं एग्ज़ाम के बाद आप मुझे ये ना कहो सर आपने हमें सही समय पे सही गाइडेंस नहीं दिया। आगे आपकी मर्ज़ी, आपको खुद के लिए क्या अच्छा है क्या गलत आपको यह पता होगा ही, बट मैं आपको सही मार्गदर्शन दे रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से अच्छा बुक पढ़िए, और अगर यह बुक आप नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस बुक का
क्लास इस चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करवा रहा हूँ और करवा भी दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। जितने भी क्लास अभी तक हुई, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का, बायोलॉजी का हुआ है, और भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर एनसीईआरटी से रिलेटेड। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहें और टीआरई 4 में वादा करता हूँ आप सभी को अच्छे नंबर से मैं आप लोगों को पास करवा दूंगा। बस जो मैं जितना बोल रहा हूँ आप लोगों को उतना ही पढ़िए, और जितना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में उतना ही प्रिंट करके पढ़िए। उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और मैं प्रश्न दिखाता हूँ। देखिए प्रश्न है, वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह है केरल में है। ये प्रश्न भी इसी बुक से पूछा गया, यानी कि एनसीईआरटी के बुक से ही यह प्रश्न पूछा गया। मैं आपको दिखा देता हूं। वेम्बनाड झील कौन से राज्य संबंधित है? ये केरल से। देख लिए, फिर से मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, ये आप आंसर देख लीजिए और मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। देखिए, देख लिए, और यह बुक एनसीईआरटी का ही बुक है, ये देख लीजिए। अगर किसी के पास एनसीईआरटी सार संग्रह बुक होगा, उनको पता होगा ये चैप्टर आप जब देखेंगे समझ में आ जाएगा कि ये कौन से बुक से सर बता रहे हैं। यह बुक एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है, जिससे टीआरई 3 में 70% इसी बुक से एग्जाम में पूछा गया है। और दो ही बुक है, एक क्रॉन बुक है, एक एनसीईआरटी सार संग्रह। ये दो बुक आप ले लीजिए, आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तमिलनाडु नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, उपयुक्त एक से अधिक भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर बीपीएससी ने माना है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी बुक में कहाँ से पूछा गया, दिखाते हैं एनसीईआरटी बुक से कहाँ पे प्रश्न है ये वाला। देखिए, भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं? तो उड़ीसा एवं गुजरात है। ऑप्शन में ये दोनों राज्य नहीं दिया था, इसलिए हम लोग उपयुक्त में से कोई नहीं लगाएंगे। उड़ीसा और कर्नाटक दिया था, उड़ीसा और गुजरात ऑप्शन में है, उड़ीसा और गुजरात नहीं है, इसलिए हम लोग उपयुक्त में से कोई नहीं लगाएंगे। और मैं आपको एक दो प्रश्न और दिखा देता हूँ। जैसे कि प्रश्न है, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह चेन्नई में स्थापित किया गया था। इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एनसीईआरटी के ही बुक से पूछा गया प्रश्न है टीआरई 3 में। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो यह है चेन्नई में। देख लिए, ये भी प्रश्न एनसीईआरटी के ही बुक से पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसका देख लीजिए, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। आप लोग जब ज्योग्राफी ये बुक आपके पास हो जाएगा, आप ज़रूर अपने बुक से निकाल के देखिएगा, ये प्रश्न आपके बुक में ही मिलेगा। यह बुक आप नहीं भी खरीदते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं बुक आपको ख़रीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप कैपेबल हैं ये बुक खरीदने के लिए तो यह बुक आप खरीद के पढ़ सकते हैं। अगर आप समझ के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप, यह ऐसा नहीं कि अगर आप बुक ले लिए, अगर आपको खुद से पढ़ के नहीं समझ में आता है तो यह बुक मत लीजिए। मैं क्लास करवा ही रहा हूँ इस बुक से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे टीआरई 4 के लिए आप वो क्लास कर लीजिए, बस आपका वही काफ़ी है। बुक खरीदने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं बुक खरीदने नहीं बोल रहा आपको, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बुक इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दो ही बुक इम्पॉर्टेंट है टीआरई 4 के लिए। और मैं आपको एक दो प्रश्न दिखा देता हूँ। जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो यह है सियोक। यह प्रश्न भी मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से यह प्रश्न को पूछा गया इस बुक में। देखिए, सिंधु नदी
सहायक नदी कौन है? सियोक। देख लिए। और आगे दिखाते हैं। आगे प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच कौन सी सीमा बनाती है? तो यह जगह काली। ये प्रश्न भी एनसीईआरटी के ही बुक से पूछा गया प्रश्न है। आप लोग बस चैनल पर जुड़े रहें और आप लोग बस देखते हैं और सुनिए। जिसकी यह वीडियो देखने के बाद आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ रहे थे अभी तक और आपको क्या सुधार करना है। अब ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आपके लिए क्या बेटर सही है क्या गलत है आप लोग खुद समझदार हैं। अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे वो आप ही लोग बता सकते हैं और आगे आपको क्या सुधार करना है ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। चलिए दिखाते हैं प्रश्न में। देखिए, महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। देख लिए, महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच। देखिए प्रश्न और यहाँ है, पाइराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो पाइराइट कौन सा? ये बिहार है। ये भी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न भी एनसीईआरटी के ही बुक से पूछा गया। बहुत सारा प्रश्न है फ्रेंड्स, मैं आपको आगे पार्ट में बताऊंगा, पार्ट 2 में, कि और कौन कौन सा प्रश्न बिहार टीआरई 3 में पूछा गया था। ये हम आगे के वीडियो में और पढ़ेंगे। बस मैं आज के क्लास में आपको बस कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो सर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, कि 2 किताब अगर आप ले लेते हैं तो आपका यहीं से प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा और आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस मैं आपको एक प्रूफ के लिए दिखा रहा था। देखिए ये प्रश्न भी आपको दिखा देता हूँ, इसी बुक से पूछा गया है। देखिए, पाइराइट से बिहार एवं राजस्थान। देख लिए। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है? तो मुर्गी रोग है कौन है? तो रानीखेत। यह प्रश्न भी एनसीईआरटी के ही बुक से पूछा गया है। देखिए, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो यह जगह मुर्गियों से संबंधित है। देख लिए। तो फ्रेंड्स, आपको अब पता चल गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। आपके लिए जो बेटर होगा आप लोग खुद पढ़िए। जो लेकिन मैं आपको बताया अभी, जैसे कि ये बुक है क्रॉन की, आप यह क्रॉन की बुक आप ले सकते हैं। थ्योरी के लिए आप यह थ्योरी पढ़ने के बाद, जैसे सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का जब आप थ्योरी पूरा पढ़ लेंगे यहाँ तक, इसमें भी टॉपिक वाइज दिया है, यह पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे महेश वर्णवाल के। देखिए इसमें जो 1 लाइनर दिया हुआ है, इसको आप 1 लाइनर के तौर पे पढ़ेंगे। जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे और उसके बाद जब 1 लाइनर पढ़ लीजिएगा तो आपको यह भी अच्छे से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप भूलिएगा नहीं। बस आपको मैं पढ़ने का तरीका बताया इस वीडियो में। मेरा बस यही उद्देश्य है कि आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटे। यही 2 बुक आपके लिए काफ़ी है। 1857 का विद्रोह के बारे में मैं बताया आपको कि यहाँ से आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 1 लाइनर पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप 1 लाइनर पढ़ लेंगे तो आपका जो भी डाउट रहेगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो में यह समझा और यह सीखा कि आपके लिए जो बेटर है, यही 2 बुक आपके लिए बेटर है। आप ये 2 बुक अगर आप कैपेबल हैं खरीदने के लिए तो आप खरीद लीजिए और घर में इसको अच्छे से समझ के पढ़िए। अगर आप ये बुक खरीद कर नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस चैनल पर यह एनसीईआरटी का बुक का सारा क्लास कंप्लीट करवा भी रहा हूँ और अभी तक बहुत सारा क्लास कंप्लीट हो भी गया है, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी का हो गया है और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट पूरा हो चुका है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा और आगे भी जो सब्जेक्ट बच गया है वह भी मैं इस चैनल पर ही कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग बस टेंशन मत लीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, सर क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम पास करेंगे नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ बार बार, अच्छे से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए। एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होगा आपका। और जितने मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ और जो स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं जिसको नोट्स नहीं मिला है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक करके
क्लास को ज्वाइन यानी कि ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई भी आपको डाउट हो PDF नोट्स या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, TRE 4 से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। जिस किसी को अगर मेरे से बात करनी हो, आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मुझे सर से बात करनी है, PDF नोट से रिलेटेड कुछ पूछना है या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना है, या कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट का क्लास कहाँ से करें, कौन सा बुक में सारा प्रश्न को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, मतलब कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, मेरा कहना है कि एवरीथिंग, कोई भी डाउट हो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, आप लोग सेव ज़रूर कर लें। लिखिए 9709427320। फिर से मैं लिख देता हूँ 9709427320। यह नंबर आप सेव करके रख लीजिए। आपको कोई भी तरह का डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी करें, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपको मेरे से ही डायरेक्ट बात हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कुछ भी डाउट हो कि सर कैसे पढ़ें, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका रिज़ल्ट नहीं हो रहा है, बस आप लोग सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप लोग को सही गाइडेंस नहीं मिला अभी तक कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप हमसे जुड़कर पढ़िए। इस बार मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका TRE 4 100% निकल जाएगा। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़िए, आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। तो फ्रेंड्स, इस बुक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह बुक आप खरीद के भी पढ़ सकते हैं। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर जो स्टूडेंट खरीदने के कैपेबल हैं वो आप ये बुक ले लीजिए, और दूसरा यह बुक आप ले लीजिए। अगर आप नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, NCERT और क्रॉन का बुक के जितने भी क्लास होंगे मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीट करवा भी रहा हूँ और आगे भी करवा दूंगा जो बचा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आज के द्वारा जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया आपको समझ में आया और आप आगे से अपना रणनीति में कुछ चेंजेस करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे पढ़ें, एग्ज़ाम में किस टाइप से पढ़ें, कौन सा बुक्स पढ़ें, कहाँ से मटेरियल को पढ़ें, और नोट्स आप खुद का बनाइए, किसी दूसरे का नोट्स मत ले। आप बुक से अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो बुक से भी पढ़िए, जो मैं आपको 2 बुक्स बताया, और ख़ुद का अपना हैंड रिटेन नोट्स बना के पढ़िए, जिससे आपको एग्ज़ाम में रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग मिलेंगे आगे क्लास में। आप लोग बस अच्छे से तैयारी करिए, और चैनल पर मेरे सभी सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो मैं अभी तक क्लास करवा दिया हूँ आपका प्रश्न यहीं से पूछेगा, मैं 200% गारंटी कहता हूँ। अभी तक जितने भी मैंने क्लास करवाया है आप यकीन नहीं करिए, जब आप पढ़ लीजिएगा पूरा क्लास उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा, आपका सारा प्रश्न सही होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।